नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया देख रहे हैं आप। मैं मुताबिश हुसैन। खबरों में सबसे पहले आपको एक खबर दिखाते हैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ से। यहां से खबर आ रही है कि छात्रा के साथ एक गैंगरेप का मामला सामने आया है। ऑटो ड्राइवर और साथियों पर इस मामले में आरोप है और शनिवार रात की घटना बताई जा रही है। हमारे सहयोगी आलोक पांडे हमारे साथ हैं ज्यादा जानकारी के लिए। आलोक, क्या जानकारी और इस मामले को लेकर? जी, इस मामले में जो एफआईआर हुई है वो मैंने पढ़ी है विदाउट डिस्क्लोजिंग द आइडेंटिटी, मतलब आइडेंटिटी बताए बिना। मैं ये आपको कंफर्म कर सकता हूँ कि ये इंसिडेंट सैटरडे इवनिंग का है और जो एफआईआर लिखाई गई है वो विक्टिम के द्वारा ही लिखाई गई है और उन्होंने ऐसा कहा है कि वो 18 साल की हैं और वो ट्यूशन पढ़ाने लखनऊ के एक इलाके में रोज जाती हैं। सैटरडे को भी उसी क्रम में वो वहां गई थी। वहां से जब वो अपने घर की तरफ लौटने के लिए रोड पे थी तो उन्होंने एक ऑटो को फ्लैग डाउन किया, जैसे हम लोग ऑटो बुलाते हैं रोड पे। तो एक ऑटो रुका, उसमें एक आदमी था ऑटो चालक के अलावा। तो क्योंकि यहाँ शेयर्ड ऑटोस चलते हैं तो उस ऑटो में बैठ गई। फिर थोड़ी दूर तो सही रास्ते पे गया और उसके बाद फिर वो दूसरे रास्ते पे जाने लगा तो लड़की को घबराहट हुई और वो चिल्लाने की कोशिश की उसने, तो उसको धमकाया गया, मारा गया और उसके बाद उसको एक सेक्लूडेड यानी एक सुनसान इलाके में ले जाया गया, ऐसा एफआईआर में लिखवाया है। और वहां पे उनके साथ 3 घंटे तक दोनों लोगों ने बलात्कार किया। उसके बाद उनको सर पे मारा और बाकी जगहों पे भी मारा। और उसके बाद उनको एक चौराहे पे, एक प्रोमिनेंट एरिया है लखनऊ का, गोमती नगर, वहां एक चौराहा है, वहां पे ऑटो से विक्टिम को बाहर फेंक के और फिर ये लोग फरार हो गए, ऐसा एफआईआर में लिखवाया गया है। एक क्यूरियस चीज जो उसके आगे एफआईआर में लिखी है वो ये है कि उसके बाद जो ये 112 वाली गाड़ियां होती हैं, डायल 100 जिसको हम लोग पहले कहते थे, जो पुलिस की इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल्स होती हैं जी, उसके पास लड़की ने कहा है कि वो गई और वो लोग फिर इन्वेस्टिगेट भी उन्होंने थोड़ा बहुत किया और उनको उस जगह भी लेके गए जहां से उनको ऑटो से फेंका गया। और उसके बाद एफआईआर में ये लिखा है कि पुलिस ने उनसे कहा, उन लोगों ने कहा कि आप घर चले जाइए अभी। अब ऐसा क्यों किया गया ये कहना बड़ा मुश्किल है और इस तरह की बात एफआईआर में इसका क्या मतलब है ये समझ पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर इतना जघन्य अपराध हुआ है तो तुरंत इसमें केस रजिस्टर होना चाहिए था। लेकिन एफआईआर में लिखा है कि अगले दिन पीड़िता और उनके परिवार वाले थाने गए और वहां पे उनकी एफआईआर लिखी गई। तो इंसिडेंट और एफआईआर में एक डिले हुआ है। उस डिले को एफआईआर में इस तरह से एक्सप्लेन किया गया है कि भाई वो गई एक डायल 100 की गाड़ी के पास, इन्वेस्टिगेशन हुआ थोड़ा बहुत, उसके बाद क्योंकि उनकी हालत खराब थी उनको कहा गया कि आप घर चले जाइए। अब कुछ लोग सोशल मीडिया पे ये लिख रहे हैं कि या ये पूछ रहे हैं पुलिस से कि इतना समय क्यों लगा, और दूसरा ये कि अभी तक कोई गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है। पुलिस ने ट्विटर पे लिखा है कि उन्होंने टीम बनाई है, गिरफ्तारी की कोशिश कर रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन और गिरफ्तारी की, और साथ ही पीड़िता का मेडिकल भी कराया गया। शुक्रिया आलोक आपका इस सब जानकारी के लिए। आपने समझाया कि क्या क्या एफआईआर में लिखा गया है, जिस तरीके से ये मामला जो है वो सामने आया है। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर 24 साल बाद आज वोटिंग हो रही है और वोटिंग सुबह 10 बजे शुरू होगी और शाम 4 बजे तक ये वोटिंग चलेगी। 19 अक्टूबर को वोटों की गिनती की जाएगी और नतीजे आएंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच यहां पर सीधी टक्कर है और ये दोनों उम्मीदवार अपने अपने राज्यों में आज मतदान करेंगे। कांग्रेस की सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी के मुताबिक मतदान के लिए 36 पोलिंग स्टेशन है और 67 पोलिंग बूथ जो है वो बनाए गए हैं। हर बूथ पर करीब 200 डेलीगेट्स वोट डालेंगे। 10 से 4 के बीच के अंदर सभी स्टेट के जो डेलीगेट है वो अपने अपने स्टेट के अंदर पोलिंग स्टेशन में, जहां पर पोलिंग बूथ सेटअप हुआ है, वहां पर मतदान करेंगे। मतदान की प्रक्रिया सुचारू रूप से चले, इस वजह से पूरे पीआरओ जितने हैं सभी अपने अपने स्टेट के अंदर पहुंच गए हैं। कार्यक्रमों में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है क्योंकि बहुत सालों के बाद कांग्रेस पार्टी में चुनाव हो रहा है, इसलिए हम बहुत आशास्पद हैं। पूरा चुनाव निष्पक्ष और फेयर और फ्री होने वाला है, उसमें कोई शंका किसी को रखने की जरूरत नहीं है। हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं जानकारी के लिए। उमा, 24 साल बाद वोटिंग हो रही है यहाँ पर अध्यक्ष पद के चुनाव में, किस तरह की तैयारियां हैं और क्या इंतजाम किए गए?
जी देखिए, 24 साल बाद आपने सही कहा कि ये वोटिंग जो है वो हो रही है। 137 साल के कांग्रेस के इतिहास में ये सिर्फ छठा ऐसा मौका है जब चुनाव के जरिए अध्यक्ष के चयन की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ाई जा रही है। मैं इस समय कांग्रेस मुख्यालय पर हूँ। यहाँ पर एक बूथ बनाया गया, हालांकि अभी मीडिया को अंदर जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन यहाँ जो CWC मेंबर हैं और कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं वो आकर यहाँ पे वोट करेंगे। तकरीबन 50 के आसपास जो नेता हैं उनकी तादाद है जो यहाँ आकर वोट करेंगे, जिनके लिए खास बूथ यहाँ पे AICC मुख्यालय में बनाया गया है। इसके अलावा 280 जो डेलीगेट्स हैं जो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस से आते हैं, उनके लिए दिल्ली प्रदेश कांग्रेस का जो ऑफिस है वहां पर बूथ बनाया गया है। और इसी तरह हर एक राज्य में जो है वो PCC मुख्यालय में बूथ बनाया गया है, जहां पर तकरीबन 9000 से ज्यादा जो PCC डेलीगेट्स हैं वो आकर अध्यक्ष के लिए वोट डालेंगे। और जैसा कि हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि मुकाबला जो है वो शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब नॉमिनेशन भरा था तो जिस तरह से बड़ी तादाद में जो कांग्रेस के तमाम बड़े नेता वहां पे उपस्थित थे, इससे ये संदेश गया कि कांग्रेस की तरफ से वो एक आधिकारिक एक अधिकृत उम्मीदवार हैं। हालांकि लगातार वो बार बार अपने इंटरव्यूज में इस बात को मना करते रहे और वो कहते रहे, कांग्रेस अध्यक्ष जो मौजूदा अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी, उनका हवाला देकर कि उनकी तरफ से ये कहा गया है कि कोई अधिकृत उम्मीदवार नहीं होगा। लेकिन शशि थरूर लगातार जो अपने कैंपेन में लगे रहे, उनकी तरफ से भी इस बात का जिक्र किया जाता रहा कि ऐसे उनको सुनने में आ रहा है कि कई जगहों पे जो PCC डेलीगेट्स हैं उनको कहा जा रहा है कि गांधी परिवार की पसंद खड़गे हैं। तो एक विवाद जो है कांग्रेस के भीतर हुआ है। हालांकि दोनों ही जो उम्मीदवार हैं वो लगातार ये कहते रहे कि एक फ्रेंडली फाइट है, इंटरनल ये मामला है कांग्रेस पार्टी का। और क्योंकि बहुत बड़े एक धड़े की मांग थी कि चुनाव के जरिए अध्यक्ष चुना जाए, तो ऐसे में अब ये आज चुनाव जो हो रहा है वो 10 बजे से शुरू होगा और शाम 4 बजे तक चलेगा। इसके बाद वोटों की गिनती जैसा आपने बताया 19 अक्टूबर को होगा और उसके बाद जो विजेता है उसका नाम सामने आएगा। लेकिन जिस तरह से एक कंसोलिडेशन मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ दिखता है, उससे कई कांग्रेस के जो नेता हैं उनको लगता है कि वही अगले कांग्रेस के अध्यक्ष होंगे। लेकिन जो अपनी बात को मजबूती से शशि थरूर ने भी रखा है और वो खासतौर पे इस बात पे जोर दे रहे हैं कि कैसे जो पार्टी के फैसले हैं उनको विकेंद्रीकृत करने की जरूरत है, उसको ग्राउंड लेवल पर लिए जाने की जरूरत है। और अगर वो अध्यक्ष बने तो इस तरह की बातों को अंजाम देंगे, जहां पे बूथ लेवल पे या जिला लेवल पे या प्रदेश लेवल पर पूछकर जो पदाधिकारियों की नियुक्ति है या जो फैसले हैं वो लिए जाएंगे। तो वो बदलाव की लगातार बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ खड़गे जो हैं वो भी ये कह रहे हैं कि जो विचारधारा है कांग्रेस की उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। सवाल उनसे ये भी पूछा गया कि उनकी उम्र बहुत ज्यादा है, उन्होंने इस बात से इनकार किया कि उम्र का कोई इससे लेना देना है। मंशा की बात की उन्होंने। तो अब देखना है कि वो मुकाबले की घड़ी जो है वो आ गई है, किस तरह से वोटिंग की प्रक्रिया आगे बढ़ती है और फिर इंतजार रहेगा 19 अक्टूबर को कि रिजल्ट क्या निकलकर सामने आता है। ताबिश और सोनिया गांधी या मनमोहन सिंह ये भी दिल्ली में वोट डालेंगे। उमा, ये कब तक वोट डालेंगे, इनको लेकर जानकारी? जी देखिए, जो जानकारी अभी तक हमें मिल पाई है उसके मुताबिक ये कि 11 बजे से 12 बजे के बीच में सोनिया गांधी जो हैं वो यहाँ पे वोट डालेंगी। प्रियंका गांधी भी और जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं मनमोहन सिंह वो भी यहाँ AICC मुख्यालय आकर वोट डालेंगे। जहाँ तक राहुल गांधी की बात है तो वो क्योंकि यात्रा में हैं, तकरीबन 40 जो डेलीगेट्स हैं वो भी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हैं, तो उनके लिए अलग से यात्रा के रूट पे ही एक बूथ का बंदोबस्त किया गया है, वो वहाँ पर वोट डालेंगे। तो इस तरह से ये प्रक्रिया जो है आगे बढ़ेगी। तकरीबन 50 के आसपास जो वरिष्ठ नेता हैं वो यहाँ AICC मुख्यालय में वोट आकर डालेंगे। ताबिश और इस प्रक्रिया को भी थोड़ा समझाइए आप उमा, क्योंकि कैसे ये चुनाव जो है वो निष्पक्ष रहेगा, इसके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं, कैसे ये वोट जो है वो डाले जाएंगे, इसका तरीका जो है वो बताया गया डेलीगेट्स को? जी देखिए, थोड़े दिन पहले जो यहाँ पर कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के जो प्रमुख हैं मधुसूदन मिस्त्री, उन्होंने बयान जारी किया, उन्होंने वीडियो बयान भी जारी किया। उसमें उन्होंने साफ तौर पे दिखाया कि किस तरह से जो बैलेट पेपर है उसमें 2 नाम है, पहला नाम मल्लिकार्जुन खड़गे का है, दूसरा नाम शशि थरूर का है। टिक मार्क लगाना है उसमें डेलीगेट्स को, जो कि 9000 के आसपास डेलीगेट्स हैं देश भर में, वो उसमें टिक मार्क लगा के अपना चयन देंगे। लेकिन ये क्योंकि सीक्रेट बैलेट है, इसमें कौन किसको वोट डाल रहा है ये पता नहीं चलेगा। तो इस तरह की चीजों को दिखाते हुए बताने की कोशिश की गई है कि ये पूरी तरह से पारदर्शी प्रक्रिया है। और कांग्रेस लगातार इस बात पे भी जोर देती रही है कि कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं है जो अपने अध्यक्ष का चुनाव कभी भी चयन प्रक्रिया चुनाव के जरिए करे, इस तरह से वोटिंग के जरिए करे। तो ये कांग्रेस जो है वो अपनी बात
इस बात को जोर देकर कहती है। हाँ, एक सवाल जरूर ये उठता है कि आखिरकार क्या गांधी परिवार का वरद हस्त किसी कैंडिडेट को है या नहीं है। इस बात को लेकर जब शशि थरूर से पूछा जाता है तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि गांधी परिवार ने उनसे कहा कि आप लड़िए, कोई अधिकृत उम्मीदवार नहीं होगा, और उसी भरोसे के साथ वो लड़ रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि उनको सुनने में ये आ रहा है कि कुछ दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं डेलीगेट्स को, लेकिन उनका ये भी कहना है कि वो पार्टी के नेता हो सकते हैं जो शायद अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात को भी नहीं मानते और इनसे दूर रहने की उन्होंने सलाह दी। तो कांग्रेस का दावा है कि पारदर्शी चुनाव है। दोनों जो कैंडिडेट हैं उनका भी ये कहना है कि ये पारदर्शी चुनाव है और इसमें जो डेलीगेट्स हैं अपने मन से वोट डालेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि जो जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया, जिस तरह से नेताओं का जमावड़ा जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे के नॉमिनेशन के समय यहाँ एआईसीसी मुख्यालय में देखने को मिला, तो उससे संदेश जाता है कि पूरी जो कांग्रेस है या ज्यादातर जो कांग्रेस है और उसके जो बड़े नेता हैं वो मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ खड़े हैं। और ऐसे में शशि थरूर जो हैं वो एक कोशिश कर रहे हैं, एक चुनौती के तौर पे उन्होंने इस चुनाव को लिया है। लेकिन देखना है कि आखिरकार नतीजा क्या होता है। बिल्कुल, ये देखना होगा क्या नतीजा यहाँ पर होता है। उमा, आपके पास हम लौटेंगे। फिलहाल हर्षा कुमारी सिंह भी हमारे साथ जुड़ गई हैं जयपुर से, सचिन पायलट के घर के बाहर हैं हर्षा। राजस्थान काफी चर्चा में रहा है इस चुनाव में। अशोक गहलोत जो है वो आखिरी वक्त तक जो है इस रेस में बने हुए थे, लेकिन उसके बाद अब यहाँ पर मुकाबला इन दो लोगों के बीच हो रहा है। तो वहां पर किस तरीके के इंतजाम जो है वो किए गए हैं और कितने वोट राजस्थान से आ रहे हैं? देखिए, 414 वोट है राजस्थान से कुल, और इसमें जो पीसीसी मेंबर्स हैं उनके साथ साथ जो पुराने पीसीसी चीफ्स हैं वो भी वोट डालेंगे। और आपने जैसे बताया कि शायद ज़्यादा दिलचस्प राजनीतिक जो उतार चढ़ाव आए थे वो राजस्थान में आए थे, ना कि नेशनल लेवल पर, क्योंकि यहाँ पर अशोक गहलोत फ्रंट रनर थे कांग्रेस प्रेसिडेंट के चुनाव में, और फिर वो उस रेस से हट गए क्योंकि एक सेक्शन जो एमएलएज का था उनका एक तरह से स्टैंड ऑफ हम कह सकते हैं, वो आमने सामने हो गए थे कांग्रेस हाईकमांड के साथ इस बात को लेकर कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा अगर अशोक गहलोत यहाँ से चले जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक सवाल था राजस्थान में, और इसके पॉलिटिकल रेपरकशंस हमने देखे थे यहाँ पर। फिर फाइनली अशोक गहलोत को मिसेस सोनिया गांधी से मिलकर उन्होंने माफ़ी भी मांगी थी, अपोलोजाइज भी करना पड़ा था। लेकिन राजस्थान में अभी भी एक तरह से जो अनिश्चितता है उसकी स्थिति बनी हुई है, क्योंकि आपको याद करना ज़रूरी है कि 2023 में जो चुनाव है राजस्थान में होने वाले हैं, बहुत इम्पोर्टेंट स्टेट है इलेक्शंस के हिसाब से, क्योंकि कांग्रेस के पास अब सिर्फ 2 राज्य हैं, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, और दोनों में चुनाव 2023 में होगा। तो जो भी कांग्रेस प्रेसिडेंट बनेगा और उसका जो राजनीतिक फॉल आउट हम यहाँ पर देखेंगे, राजस्थान में देखेंगे, वो अहम रहेगा। हम किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे राजस्थान से, ये सब आगे देखना होगा। और जैसे मैं कह रही हूँ कि राजस्थान जो नेशनल लेवल पे कांग्रेस प्रेसिडेंट का चुनाव हो रहा है उसका सबसे पहले और सीधा और डायरेक्ट इम्पैक्ट हम राजस्थान में देखेंगे। लेकिन हर्षा, मुख्यमंत्री को लेकर सवाल तो यहाँ अब भी बना हुआ है, और पिछली बार भी हमने जो कुछ भी देखा उसके बाद भी सवाल आता है कुछ दिनों में फैसला लिया जाए शायद मुख्यमंत्री को लेकर, लेकिन अब यहाँ पर अब वोटिंग हो गई है, तो इसके बाद हलचल की उम्मीद हो रही है वहाँ? देखिए, बताया जा रहा है कि यहाँ पर 2 राय है राजस्थान में। एक राय तो ये है कि अशोक गहलोत जो है उन्होंने जिस तरह से वो समर्थन एमएलएज ने उनको दिखाया, उससे उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि ज़्यादातर जो एमएलएज हैं वो मेरे साथ हैं। दूसरी ओर एक और राय है राजस्थान में जो कहती है कि अगर आपको 2023 से आगे देखना है, यानी आपको 2024 से भी आगे 2029 तक और उससे आगे देखना है, तो आपको युवा नेतृत्व को एक मौका देना होगा और आपको उनको टाइम भी देना होगा, समय भी देना होगा, ताकि वो इस जब चुनाव में जाते हैं तो पूरी तैयारी के साथ जाएं। अगर आप लास्ट 3 महीने में करते हैं, लास्ट 6 महीने में करते हैं, तो शायद उसका आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। दूसरी ओर ये भी देखना है ज़रूरी कि राजस्थान में सिर्फ ये स्थिति कांग्रेस में नहीं लेकिन बीजेपी में भी बनी हुई है। बीजेपी में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा ये भी नहीं मालूम है, क्योंकि बीजेपी में भी 8 दावेदार है मुख्यमंत्री के लिए। कांग्रेस में तो सिर्फ 2 है लेकिन बीजेपी में 8 है। सो ऐसी स्थिति में जो राजनीतिक इतना फेरबदल हो रहा है, जो कॉम्बिनेशंस इतने बदल रहे हैं जल्दी से, तो जो अच्छे से रणनीति बनाएगा शायद वो बाजी मार सकता है।
इसलिए इस बार जो राजस्थान का चुनाव है सिंपल रिवॉल्विंग डोर ऑफ पॉलिटिक्स ना होके अपने आप में एक अहम और दिलचस्प चुनाव बन सकता है। बिल्कुल, काफ़ी अहम है और शुक्रिया आपका यहाँ पर इस सब जानकारी के लिए। हर्षा, आपके पास हम लौटेंगे और अपडेट के लिए। तो आप आज देखिए 10 बजे से जो है ये वोटिंग यहाँ पर शुरू होगी। कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच यहाँ पर ये मुकाबला है और 24 साल के बाद यहाँ पर अध्यक्ष पद के चुनाव में वोटिंग हो रही है। दिल्ली सरकार की आबकारी नीति मामले को लेकर सीबीआई ने डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को आज 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया है। इसकी जानकारी देते हुए खुद मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया और कहा कि वो सीबीआई हेडक्वार्टर जाएंगे और पूरा सहयोग करेंगे। वहीं आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि सीबीआई मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करेगी। आबकारी केस में सीबीआई के एफआईआर में सिसोदिया का नाम है और इस मामले में पहले भी उनसे पूछताछ हो चुकी है। હવે તમારે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી। તમારો ભાઈ આવી ગયો છે। गुजरात के भावनगर में अपनी जनसभा में गुजराती बोलकर स्थानीय लोगों से करीबी बढ़ाने की अरविंद केजरीवाल की कोशिश। उन्होंने बाकायदा तारीख बताकर लोगों को यकीन दिलाने की कोशिश की कि सरकार आम आदमी पार्टी ही बनाएगी, इसलिए बीजेपी या कांग्रेस की तरफ ना देखें। 8 दिसंबर को गिनती है, 9 दिसंबर को सरकार बनेगी, एक हफ्ते बाद 15 दिसंबर को सरकार बन जाएगी। लेकिन फिलहाल सरकार ही नहीं, चुनाव भी दूर है। उससे पहले केजरीवाल के सबसे करीबी नेता मनीष सिसोदिया पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को दिल्ली आबकारी नीति मामले में पेश होने के लिए कहा है। दिल्ली सरकार की आबकारी पॉलिसी 2021-22 के मामले में सीबीआई ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को पूछताछ के लिए बुलाया है। कुल 15 आरोपी सीबीआई ने अपनी एफआईआर में बनाए हैं, जिसमें दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया आरोपी नंबर 1 हैं। उसको रोकने के लिए आम आदमी पार्टी को आशंका है कि मनीष सिसोदिया गिरफ्तार किए जाएंगे। मगर मैं आम आदमी पार्टी की तरफ से भाजपा को और केंद्र सरकार को बताना चाहता हूं, आपको लगता है कि हमारे नेताओं को गिरफ्तार कर लेंगे तो आम आदमी पार्टी का प्रचार कमजोर पड़ जाएगा, आम आदमी पार्टी कमजोर हो जाएगी। मगर ये आने वाला समय बताएगा, आप जितने नेताओं को हमारे गिरफ्तार करेंगे, आम आदमी पार्टी और मजबूत होके गुजरात के अंदर उभरेगी। मनीष सिसोदिया दिल्ली आबकारी नीति मामले में आरोपी नंबर 1 बनाए गए हैं। सिसोदिया के घर छापा भी पड़ चुका है और बैंक लॉकर भी खंगाले जा चुके हैं। इस मामले में सीबीआई और ईडी अब तक कुल 3 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। ऐसे में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। सीबीआई ने बहुत ही सोच समझ के जगह जगह छापे मार करके साक्ष्य जुटाए हैं और मुझे लगता है मनीष सिसोदिया के आपराधिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन होगा। अरविंद केजरीवाल गुजरात में बीजेपी के खिलाफ बेहद मुश्किल लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे में अगर सिसोदिया की गिरफ्तारी होती है तो आम आदमी पार्टी की मुश्किलें जरूर बढ़ जाएंगी। सीबीआई अगर मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लेती है तो ये अरविंद केजरीवाल के लिए झटका तो होगा, लेकिन एक ऐसा झटका जिसका हिसाब किताब अरविंद केजरीवाल पहले से ही लगाकर बैठे हुए हैं। लेकिन देखना ये होगा कि इस मुद्दे को वो गुजरात चुनाव में किस तरह से उठाते हैं। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई की रेड हुई थी तो आम आदमी पार्टी ने गुजरात में इस मुद्दे को जिस तरह से उठाया था, उसके बाद एकाएक आम आदमी पार्टी की चर्चा गुजरात के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर और भावनगर से अपने कैमरा सहयोगी नीलेश गोस्वामी के साथ में शरद शर्मा, एनडीटीवी मीडिया। उधर सीबीआई की ओर से आज पूछताछ का समन मिलने के बाद मनीष सिसोदिया ने एलजी पर हमला बोला। उन्होंने एलजी को चिट्ठी लिखकर कहा कि दिल्ली में कानून व्यवस्था का हाल बहुत ही खराब है। पिछले कुछ दिनों में रेप और हत्या की घटनाएं सामने आई हैं। दिल्ली इस समय अपराधियों की राजधानी बन गई है। एलजी साहब, थोड़ा समय निकालकर दिल्ली की कानून व्यवस्था पर भी ध्यान दीजिए।
एमएनएस के प्रमुख राज ठाकरे ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि वो अंधेरी पूर्व से विधानसभा उपचुनाव में शिवसेना की उम्मीदवार ऋतुजा लटके का समर्थन करें। राज ठाकरे ने कहा कि इस सीट से ऋतुजा लटके के पति रमेश लटके ही विधायक थे और उनके निधन से ये सीट खाली हुई है। ऐसे में बीजेपी इस सीट से चुनाव न लड़े और ऋतुजा लटके का समर्थन करे, क्योंकि ऐसा करना महाराष्ट्र की संस्कृति के अनुरूप होगा और इससे रमेश लटके की आत्मा को शांति मिलेगी। ऐसा ही आग्रह एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने भी किया है। उन्होंने सभी दलों से कहा कि अंधेरी पूर्व का उपचुनाव निर्विरोध कराया जाए। पवार ने याद दिलाया कि बीजेपी के दिवंगत नेता गोपीनाथ मुंडे के निधन के बाद उनकी सीट पर हुए उपचुनाव में मुंडे के परिजन के खिलाफ एनसीपी ने उम्मीदवार खड़ा नहीं किया था। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने नफरत भरा बयान दिया है। हिंदू समुदाय के खिलाफ अभद्र भाषा इस्तेमाल करने के इस मामले में शौकत अली के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट आप देखिए। यकीनन हम दो शादी करते हैं तो दोनों बीवी को समाज में इज्जत देते हैं। तुम एक शादी करते हो, तीन रखते हो, किसी को नहीं बताते हो, ना उसको इज्जत देते हो। ये विवादित बयान सांसद असादुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के यूपी प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने यूपी के संभल में दिया है। शौकत ने यह जहरीला बयान संभल में शुक्रवार को एआईएमआईएम के कार्यक्रम में दिया। अब तक तुम बोलते थे, हम सुनते थे। शौकत अली सिर्फ यही नहीं रुका। शौकत अली ने कहा कि मुसलमानों ने 832 साल हुक्मरानी की, हिंदू हमारे सामने हाथ जोड़कर जी हजूरी करते थे। 832 साल हमने हुक्मरानी की है और तुम हमारे बादशाह के सामने अपने हाथ को पीछे बांध करके जी हुजूर करते थे। शौकत अली के ये विवादित बोल सोशल मीडिया पर वायरल हुए तो यूपी पुलिस ने शौकत अली के खिलाफ समाज में वैमनस्यता फैलाने और सांप्रदायिक सौहार्द खराब करने की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है। संभल पुलिस के द्वारा एक वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए शौकत अली, जो आजमगढ़ के रहने वाले हैं, इनके द्वारा संभल कस्बे में एक प्राइवेट कार्यक्रम के दौरान सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाली कतिपय बातें कही गई। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। एक प्राइवेट व्यक्ति की तहरीर पर शौकत अली के विरुद्ध धारा 153A, 295A और 188 के अंतर्गत एफआईआर पंजीकृत किया गया है। शौकत अली के इस बयान पर सियासत भी तेज हो गई है। मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरे बयानों को लेकर बीजेपी को कटघरे में खड़े करने वाले ओवैसी अब खुद कटघरे में हैं। ऐसे मतलब घटिया किस्म की बयानबाजी करने वालों पर प्रतिक्रिया न लिया करे तो अच्छा रहेगा। लेकिन कुछ लोग देश में गिने चुने, अगर उंगलियों में गिनना हो तो गिन लीजिए, 5-7 लोग ऐसे हो गए हैं जिनको किसी न किसी बहाने मीडिया में बने रहना है और मीडिया में बने रहने के लिए ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं जिनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और वह इस प्रकार का बयान देने के बाद जिन राज्यों में रहते हैं उन राज्य की सरकारों की गलत नीतियों के कारण, तुष्टीकरण की नीति के कारण बचे रहते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं। विवाद बढ़ता देख शौकत अली ने अपनी सफाई दी है। शौकत अली ने कहा है कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला जा रहा है। आपको मालूम है कि आज से 5 दिन पहले दिल्ली के अंदर एक साधु ने वीएचपी का प्रोग्राम था, उसमें कहा कि मुसलमानों को चुन चुन करके मारना है। ये 14 शादियां करते हैं, 40 बच्चे पैदा करते हैं। तो मैंने इंडिविजुअल उसको ये कहा था कि मुसलमान कोई गाजर मूली नहीं है कि आप उसको काट करके फेंक देंगे। और दूसरी चीज मैंने उसके बयान पे ही ये बात कही थी कि जो ये कह रहे हैं कि हम अगर 2 शादी भी करते हैं तो शादियों में हम दोनों बीवी को सम्मान देते हैं, दोनों के बच्चे को अपना बच्चा समझते हैं। लेकिन वो लोग जो लोग एक शादी तो करते हैं लेकिन 3 पत्नियां इनकी अलग से रहती हैं, लेकिन समाज में उसको छुपाते हैं, तो वो गलत है या हम गलत हैं? तो ये चीजें बार बार मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। तो उस चीज को लेकर के मैंने उन लोगों को कहा जो लोग ऐसा करते हैं, मैंने किसी धर्म विशेष को ये बात नहीं कही। तो ये शौकत अली ने अपने भाषण में और भी कई विवादित टिप्पणियां की। शौकत अली ने पुलिसकर्मी को अपशब्द तक कह दिए। ओवैसी मुसलमानों से जुड़े हर छोटे बड़े मुद्दे पर अपनी बात रखते हैं।
लेकिन अपनी ही पार्टी के नेता के विवादित बोल पर अब तक ओवैसी की कोई सफाई या बयान अब तक सामने नहीं आया है। संभल में सहयोगी अनवर कमाल के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया है। अमेरिका में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि रुपया कमजोर नहीं हो रहा है, बल्कि डॉलर मजबूत हो रहा है। उन्होंने कहा कि डॉलर के आगे सभी बाकी मुद्राओं की हालत एक समान है। First of all, I would look at it as not rupee sliding, I will look at it as dollar strengthening incessantly. So obviously all other currencies are performing against a strengthening dollar. And I'm not talking technicalities, but it is a matter of fact that India's rupee probably has withstood this dollar, rates going up, the exchange rate in favor of dollar strengthening is there, and I think Indian rupee has performed much better than many other emerging market currencies. उधर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने वित्त मंत्री की इस दलील पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि लगता है मोदी सरकार डॉलर के मुकाबले रुपए का शतक लगवाकर ही दम लेगी। निर्मला सीतारमण जी, हमारी वित्त मंत्री ने एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री वाले को भी पछाड़ दिया। अमेरिका में वित्त मंत्री बोली रुपया कमजोर नहीं हो रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है। अब ये कहने का क्या तात्पर्य था, ये तो स्वयं माननीय वित्त मंत्री ही समझा सकती हैं, लेकिन दो चार बातें यहां पर साझा करना जरूरी है। इस सरकार को रुपया मिला था 54 के मूल्य पर 2014 में, 83 के पार कराने की नौबत आ गई और लगता है शतक कराकर ही दम लेंगे मोदी जी। पटना में एक फर्जी को पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार शख्स का नाम अभिषेक है और ये पटना हाईकोर्ट का जज बनकर बिहार के डीजीपी को फोन करता था। तत्कालीन एसएसपी को बचाने के लिए जज के नाम पर डीजीपी पर दबाव भी बना रहा था। फर्जी जज अभिषेक के साथ 3 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। फर्जी जज अभिषेक की कई आईपीएस, आईएएस अधिकारियों से दोस्ती है, जिससे आप उसकी पहुंच का अंदाजा लगा सकते हैं। कई बार उसने गृहमंत्री का पीएस बनकर भी अफसरों को फोन किया। 2018 में भी उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। यूपी पेट परीक्षा के दूसरे दिन भी उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में छात्र बेहाल रहे। गोरखपुर, कानपुर, सीतापुर, मुरादाबाद समेत कई शहरों से कल जैसी ही तस्वीरें जो है वो सामने आई। छात्रों को ट्रेन बसों में लटक कर सफर करना पड़ा। ट्रेन बसों में पैर रखने की भी जगह नहीं थी। नाराज छात्रों ने कहा कि नेताओं की रैली के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जा सकती हैं, लेकिन छात्रों की परीक्षा के लिए कोई इंतजाम नहीं किया गया। हम धक्के खाने को मजबूर हैं। 35 लाख से ज्यादा युवाओं ने राज्य भर में 2 दिन होने वाली इस प्रवेश परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था। इनमें से अधिकतर की शिकायत है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने उनके परीक्षा केंद्रों तक आने जाने की कोई व्यवस्था नहीं की। हालांकि राज्य सरकार ने इन आरोपों का खंडन किया है और दावा किया है कि उम्मीदवारों के लिए इंतजाम किए गए थे। नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से कर रहे हैं। दिल्ली के शराब घोटाले को लेकर सीबीआई आज दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से पूछताछ करने जा रही है। सिसोदिया को आज 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया गया है और वहीं आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि सीबीआई मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लेगी। आबकारी केस में सीबीआई की एफआईआर में मनीष सिसोदिया का नाम पहले आरोपी के तौर पर रखा गया है और इस मामले में पहले भी मनीष सिसोदिया से पूछताछ हुई है। हमने देखा था कि उनके जो बैंक लॉकर्स हैं उनकी भी तलाशी ली गई थी। अब तक इस मामले में 3 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। 2 गिरफ्तारियां सीबीआई ने की है, 1 गिरफ्तारी ईडी ने की है। उधर मनीष सिसोदिया ने भी ट्वीट करके कहा है कि वो सीबीआई हेडक्वार्टर जाएंगे और पूरा सहयोग करेंगे, लेकिन साथ ही कुछ देर पहले जो उन्होंने ट्वीट किए हैं उसमें उन्होंने गिरफ्तारी की आशंका जाहिर की है। तो आपको यहाँ पर पहले बताते हैं कि उन्होंने मनीष सिसोदिया ने क्या क्या यहाँ पर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है, मेरे खिलाफ पूरी तरह से फर्जी केस बनाकर इनकी तैयारी मुझे गिरफ्तार करने की है। मनीष सिसोदिया आगे लिख रहे हैं अपने ट्वीट में कि मुझे आने वाले दिनों में चुनाव प्रचार के लिए गुजरात जाना था। ये लोग गुजरात बुरी तरह से हार रहे हैं। इनका मकसद मुझे गुजरात चुनाव में
प्रचार करने जाने से रोकना है। और जब जब मैं गुजरात गया, मैंने गुजरात के लोगों को यही कहा कि हम गुजरात में भी आपके बच्चों के लिए दिल्ली जैसे शानदार स्कूल बनाएंगे। लोग बहुत खुश हैं, लेकिन ये लोग नहीं चाहते कि गुजरात में भी अच्छे स्कूल बने, गुजरात के लोग भी पढ़ें और तरक्की करें। लेकिन मेरे जेल जाने से गुजरात चुनाव का प्रचार रुकेगा। तो इस तरह के कई ट्वीट्स जो हैं वो मनीष सिसोदिया ने किए हैं और कहा है कि उनकी भी गिरफ्तारी की तैयारियां कर ली गई हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर। मुकेश, क्या कुछ देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब मनीष सिसोदिया के घर के आसपास जो है तैनाती जो है वो बढ़ा दी गई है। क्या प्रक्रिया आज रहने वाली है? 11 बजे उन्हें पहुंचना है। देखिए, बिल्कुल 11 बजे सीबीआई ने उनको बुलाया है। 11 बजे उनसे पूछताछ शुरू हो जाएगी, लेकिन उसके पहले जो लोकल पुलिस है उसने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं, क्योंकि इस बात का अंदेशा है कि आम आदमी पार्टी के सपोर्टर्स सीबीआई हेडक्वार्टर के बाहर आ सकते हैं। तो सीबीआई मुख्यालय के बाहर दोनों तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई है, दोनों ओर के रास्तों को बंद कर दिया गया है। इसके अलावा जो मनीष सिसोदिया का घर है उसके बाहर भी पुलिस तैनात कर दी गई है और वहां पर सेक्टर 144 लगा दिया है, ताकि वहां पर ज्यादा लोग इकट्ठे न होने पाए। मनीष सिसोदिया कुछ ही देर में राजघाट जाएंगे और राजघाट से निकलने के बाद फिर वो सीबीआई मुख्यालय आएंगे, जहां पर उनसे पूछताछ शुरू होगी। जो सीबीआई ने आबकारी पॉलिसी को लेकर केस दर्ज किया है उसमें मनीष सिसोदिया आरोपी नंबर 1 है, यानी सबसे पहले मुख्य आरोपी वही हैं। और अब उन पर आरोप यही है कि उनके आबकारी मंत्री रहते हुए इस तरह की आबकारी पॉलिसी बनाई गई जिसमें प्राइवेट प्लेयर्स को फायदा हुआ। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने अपने करीबियों को फायदा पहुंचाया और आबकारी पॉलिसी बनने के बाद भी उसमें लगातार सुधार किए और इस तरह से सरकार को बड़े पैमाने पर राजस्व का नुकसान हुआ और प्राइवेट प्लेयर को फायदा हुआ। तो इस तरह के एलिगेशन है, क्योंकि डिप्टी सीएम आबकारी मंत्री भी हैं, तो उनसे अब पूछताछ होगी। हालांकि उनके घर में सीबीआई पहले छापेमारी कर चुकी है और उनके जो बैंक लॉकर थे उनको तलाशा गया था। उनके गांव गाजियाबाद के पास सीबीआई गई थी, वहां भी तलाशी हुई थी, लेकिन उनका स्टेटमेंट सीबीआई ने अभी तक दर्ज नहीं किया था। तो ये पहला मौका है जब कोई एजेंसी दिल्ली के डिप्टी सीएम को पूछताछ के लिए बुला रही है और उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगी। जी मुकेश, उनके ट्वीट्स भी हम यहाँ पर लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि मेरे खिलाफ पूरी तरह फर्जी केस बनाया गया है, मेरे घर पर रेड की है, कुछ नहीं मिला है, मेरे सारे जो बैंक लॉकर देखे वहां पर भी कुछ नहीं मिला है, मेरे गांव में जाकर सारी जांच की, कुछ नहीं मिला। और वो बार बार कह रहे हैं कि ये केस पूरी तरह से फर्जी। लेकिन हम देख चुके हैं मुकेश, पिछले दिनों में इस मामले में गिरफ्तारियां हुई हैं, 3 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, 2 को सीबीआई ने, 1 को ईडी ने। ऐसे में जब आपसे पिछली बार बातचीत हो रही थी, आपने कहा था कि ये जो गिरफ्तारियां हो रही हैं इन्हीं से पूछताछ के बाद आगे के आधार जो हैं वो बनेंगे और मनीष सिसोदिया जो है वो आरोपी नंबर 1 है। तो जो पिछली गिरफ्तारियां हुई हैं, क्या उनसे ऐसी कोई बात सामने निकल कर आई है? देखिए, बिल्कुल इसमें अगर हम देखें पूरी एफआईआर में सीबीआई की, तो इसमें एक तो डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया हैं जो कि पब्लिक सर्वेंट हैं और आरोपी नंबर 1 है। इसके अलावा 3 वो अफसर हैं जो कि आबकारी विभाग में तैनात थे, जिसमें एक कमिश्नर है, एक डिप्टी कमिश्नर है और एक असिस्टेंट कमिश्नर है। तो इनके अलावा जो बाकी लोग हैं वो सब प्राइवेट प्लेयर हैं। अभी तक जो पूछताछ हुई है वो लगभग सभी प्राइवेट प्लेयर से हुई है और इसमें 3 लोग अरेस्ट हुए हैं, विजय नायर, अभिषेक पल्ली और तीसरे जो है सबीर महेंद्रू हैं। 2 लोग शराब के कारोबारी हैं, जबकि विजय नायर जो है वो आम आदमी पार्टी के नेता हैं। तो इनसे पूछताछ के बाद कुछ ऐसी चीजें मिली हैं, कुछ ऐसे बेस मिले हैं, बहुत सारी रेड हुई हैं, लगातार होती आ रही हैं, तो उससे भी कुछ ऐसे एविडेंस मिले हैं जिसके बेसिस पर अब जो सीबीआई है उसका दावा है कि उनके पास पर्याप्त सबूत है मनीष सिसोदिया से पूछताछ करने के लिए और उन्हीं सबूतों के बेसिस पर इनको बुलाया गया है। दूसरी बात यह है कि हो सकता है कि जिन लोगों के खिलाफ केस दर्ज है, जो प्राइवेट प्लेयर हैं, उनमें कई लोग अप्रूवर बन जाएं। इसका मतलब ये है कि वो गवाह बन जाएं और डिप्टी सीएम के खिलाफ गवाही दे दें। तो ऐसा भी हो सकता है क्योंकि इसमें बहुत सारे आरोपी हैं और उसमें कई जो लोग हैं वो शराब के कारोबारी हैं या फिर शराब के डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़े हुए हैं। तो हो सकता है कि इनमें से कई लोग गवाह बन जाएं और आगे डिप्टी सीएम के खिलाफ गवाही भी दे दें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश, अपडेट के लिए आपके पास आते रहेंगे। तो अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, कुछ ही देर में मनीष सिसोदिया जो है वो सीबीआई के दफ्तर पे पहुंचेंगे, उनसे पूछताछ आज होने जा रही है और आम आदमी पार्टी बार बार ये कह रही है कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की तैयारी सीबीआई ने कर ली है।
आगे बढ़ रहे हैं, दूसरी बड़ी खबर कांग्रेस से निकल कर आ रही है, जहां आज बड़े बदलाव का दिन है। 24 सालों के बाद कोई गांधी परिवार से बाहर का अध्यक्ष जो है वो होगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच अध्यक्ष पद के लिए सीधी टक्कर है। वोटिंग सुबह 10 बजे शुरू होगी और शाम 4 बजे तक चलेगी। मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर दोनों उम्मीदवार अपने अपने राज्यों में मतदान करेंगे। खड़गे कर्नाटक में तो थरूर केरल में मतदान कर रहे हैं। 19 अक्टूबर को वोटों की गिनती होगी और नतीजे आएंगे। आज देश भर के प्रदेश कांग्रेस कमेटी ऑफिस में 9000 डेलीगेट्स वोट डालेंगे। कांग्रेस की सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी के मुताबिक मतदान के लिए 36 पोलिंग स्टेशन और 67 बूथ बनाए गए हैं। हर बूथ पर करीब 200 डेलीगेट्स वोट डालने जा रहे हैं और सुबह करीब 11 बजे कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी भी वोट डालने वाली है। जबकि उधर भारत जोड़ो यात्रा में शामिल राहुल गांधी जो हैं, उनके समेत 40 से ज्यादा डेलीगेट्स कर्नाटक के बेल्लारी में वोट डालने जा रहे हैं। यहां पर यात्रा के कैंप पर अलग से बूथ बनाया गया है। 10 से 4 के बीच के अंदर सभी स्टेट के जो डेलीगेट है वो अपने अपने स्टेट के अंदर पोलिंग स्टेशन में, जहां पर पोलिंग बूथ सेटअप हुआ है, वहां पर मतदान करेंगे। मतदान की प्रक्रिया सुचारू रूप से चले, इस वजह से पूरे पीआरओ जितने हैं सभी अपने अपने स्टेट के अंदर पहुंच गए हैं। कार्यक्रमों में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि बहुत सालों के बाद कांग्रेस पार्टी में चुनाव हो रहा है। इसलिए हम बहुत आशास्पद हैं। पूरा चुनाव निष्पक्ष और फेयर और फ्री होने वाला है, उसमें कोई शंका किसी को रखने की जरूरत नहीं है। और हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस हेडक्वार्टर से उमाशंकर सिंह जुड़ गए हैं और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के दफ्तर से राजीव रंजन जुड़ गए हैं। उमाशंकर, पहले मैं आपके पास यहां पर आना चाहूंगी। 24 सालों के बाद गांधी परिवार से अलग कोई कांग्रेस पार्टी को अध्यक्ष मिलने जा रहा है। लगातार इतने सालों तक हमने देखा अध्यक्ष पद को लेकर खींचतान होती रही। तमाम बड़े बड़े नेता जो हैं वो कांग्रेस पार्टी से निकल गए कई तरह के विरोध के चलते, जिसमें एक ये भी बहुत बड़ा मुद्दा रहा। क्या क्या तैयारियां चल रही हैं और जो टक्कर देखने को मिल रही है, क्या जिस तरह से पढ़ने और देखने को मिल रहा है सोशल मीडिया पर अलग अलग जगहों पर, उमा, क्या मल्लिकार्जुन खड़गे वाकई में पहले से ही आगे चल रहे हैं इस मामले में? जी देखिए, अभी चुनाव जो मतदान है वो 10 बजे से शुरू होगा और 4 बजे तक चलेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे की जहां तक बात है, तो जब उन्होंने नॉमिनेशन दाखिल किया था उस समय जिस तरह से बड़े पैमाने पर कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद थे, उससे ये संदेश गया कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं उनकी स्वीकार्यता कांग्रेस पार्टी में, उनकी उम्मीदवारी की स्वीकार्यता जो है कांग्रेस पार्टी में ज़्यादा बड़ी है मुकाबले शशि थरूर के। और जिस तरह से एक मंथन के दौर से कांग्रेस पार्टी सालों साल से निकली है, 2019 में चुनावी हार के बाद राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया था। उसके बाद उन्होंने कह दिया कि गांधी परिवार का कोई अध्यक्ष नहीं होगा। मान मनोबल की बहुत सारी कोशिशें हुई, लेकिन राहुल गांधी नहीं माने। और अब भी इस चुनाव से पहले भी उनको मनाने की बहुत सारी कोशिशें हुई, लेकिन वो अपनी बात से टस से मस नहीं हुए। और अब जबकि 2 उम्मीदवार मैदान में रह गए हैं, दोनों गैर गांधी हैं, तो ऐसे में अब पार्टी के भीतर इस बात को लेकर भी चर्चा जोरों पे रही कि आखिरकार जो कैंडिडेट हैं, दोनों कैंडिडेट में ज्यादा सटीक कौन होंगे। एक तबका है, एक धड़ा है, हालांकि वो छोटा है, जो मानता है कि शशि थरूर जो हैं वो एक नए विचारधारा के साथ, एक नए अप्रोच के साथ, विचारधारा तो दोनों की एक ही है, लेकिन एक नए अप्रोच के साथ वो पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और शशि थरूर अपने इंटरव्यूज में लगातार इस बात को कहते रहे हैं कि वो किस तरीके से पार्टी में जो फैसले लिए जाते हैं उसके विकेंद्रीकरण की दिशा में काम करेंगे। ब्लॉक और जिला स्तर पर जाकर वहां से लोगों से पूछकर पदाधिकारियों की नियुक्ति करेंगे और नीतिगत फैसले जो पार्टी के लिए लेना है वो लेंगे। दूसरी तरफ जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं वो 80 साल के एक बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं। काफी लंबा उन्होंने सर्व किया है संसद के भीतर भी और विधानसभाओं में भी। तो ऐसे में जो उनका अनुभव है उनके साथ बताया जा रहा है। और उनसे जब पूछा गया कि उनका अनुभव कहीं उनके खिलाफ तो नहीं जाता, तो उन्होंने कहा कि मंशा जो है वो ज्यादा मैटर करती है। तो अब दोनों ही मैदान में उम्मीदवार हैं। वोटिंग की प्रक्रिया अभी 10 बजे शुरू हो जाएगी, 4 बजे तक चलेगी। जो संकेत है वो तो यही है कि
मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ ज्यादातर पार्टी का जो बड़ा तबका है वो खड़ा है। शशि थरूर ने इस बात को लेकर सवाल भी उठाए कि वो जब जाते हैं पीसीसी में तो उनसे पीसीसी प्रमुख जो हैं वो नहीं मिल रहे, हालांकि एक आध पीसीसी प्रमुख उनसे मिले भी। ये भी उन्होंने सवाल उठाया कि ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि ऊपर से निर्देश दिए जा रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे को वोट करना है क्योंकि वो अधिकृत उम्मीदवार हैं। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी साफ किया कि गांधी परिवार की तरफ से या पार्टी हाईकमान सोनिया गांधी जो कि अभी प्रेसिडेंट हैं उनकी तरफ से उनको ये साफ कर दिया गया था कि कोई भी अधिकृत उम्मीदवार नहीं होगा और आप बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से इस चुनाव की उम्मीद कर सकते हैं। तो ऐसे में अब दोनों ही उम्मीदवार मैदान में हैं, देखना है कि वोटिंग पैटर्न क्या होता है। यहाँ एआईसीसी मुख्यालय में तकरीबन 50 से 75 जो नेता हैं वो वोट डालने आएंगे, ज्यादातर सीडब्ल्यूसी मेंबर हैं, वरिष्ठ नेता हैं। इसके अलावा 280 वोट जो है वो जो प्रदेश कांग्रेस कार्यालय है वहां पे डालने आएंगे। तो ये 9,000 जो वोटिंग होगी आज की तारीख में, चुनाव का जो मतगणना है वो 19 तारीख को होगी और ये देखना होगा कि आखिरकार बाजी कौन मारता है। बिल्कुल उमा, आप बने रहिए। तो 137 साल के इतिहास में छठी बार है जब कांग्रेस में चुनाव होने जा रहे हैं। राजीव रंजन हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव, जिस तरह से उमा कह रहे थे कि शशि थरूर जो हैं वो बदलाव की बात करते हैं, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे का एक रुतबा अलग है, वो पुराने कांग्रेस के खिलाड़ी हैं, एक तरह से कहा जाए उनकी पैठ ज्यादा है पार्टी में, अगर कहा जाए उनकी बात मानी जाती है, वो वरिष्ठों में गिने जाते हैं। ऐसे में कांग्रेसियों के बीच किस तरह की भावना देखने को मिल रही है जब गांधी परिवार से इतर कोई अध्यक्ष बनने जा रहा है? बिल्कुल आपने सही कहा, किस तरह की भावना देखने को मिल रही है। पहली बार कह सकते हैं कि 24 साल के बाद जो है पहली बार कांग्रेस को जो है गैर गांधी अध्यक्ष मिलने जा रहा है और उसकी तैयारी आप कह सकते हैं कि यहाँ वोटिंग में देखने को मिलेगी। और मैं यहाँ फिलहाल आप देख सकते हैं कि तैयारी किस तरह की हो रही है। लोगों को यहाँ बैठने उठने का इंतजाम है। अगर कोई सवाल डेलीगेट ज़्यादा पूछता है तो एक एक करके अंदर जाने की इजाज़त दी जाएगी। और ये सामने अगर ठीक बिल्डिंग देखें तो यहाँ 2 बूथ अंदर बनाए गए हैं और 280 डेलीगेट जो है दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के यहाँ पर आएंगे वोट डालने के लिए। और सबको बाकायदा बताया गया आप एक एक करके आइए और अधिक अगर आते हैं तो उनको बाहर बैठने की व्यवस्था की गई है। और यहाँ पर डेलीगेट के अलावा किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, यानी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। और कांग्रेस की जहां तक कोशिश है कि जो बार बार उस पर एक आरोप लगता है कि वो गांधी परिवार के साये से मुक्त नहीं हो पा रहा है, तो ये कहीं न कहीं कोशिश है इस बात को लेकर ये जताने की कि कांग्रेस जो है गांधी परिवार, हर बात के लिए गांधी परिवार को दोष दिया था, परिवारवाद की बात की जाती थी। अब उन साये से उठने की बात है, बाहर निकलने की बात है और बाकी पार्टियों को यह भी दिखाने की बात है कि कांग्रेस के अंदर जिस तरह का लोकतंत्र है, जिस तरह के चुनाव करा रहे हैं जो कांग्रेस पार्टी है, किसी भी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी की बात करें, देश में बात करें, किसी भी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी में इस तरह का चुनाव नहीं होता है। हालांकि ये भी बता दें कि कांग्रेस के 137 साल के इतिहास में संभवतः ये छठा मौका है जो इस तरह से चुनाव हो रहे हैं। जब इस तरह के मौके हैं, चुनाव हो रहे हैं, तो एक जताने की कोशिश की कांग्रेस जिस लोकतंत्र की बात करती है वो इनर लोकतंत्र, यानी अंदर का लोकतंत्र उनके अंदर भी जिंदा है और उसकी जो कह सकते हैं कि उसकी झांकी जो कह सकते हैं आज के यहाँ चुनाव में देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल उमा, यहाँ पर जिस तरह से राजीव बता रहे हैं कि अब कांग्रेस की जो गांधी परिवार की छत्र छाया थी उससे हटने जा रहे हैं। अगर हम इस वक्त हम रुक कर रहे हैं दूसरी खबर का, मनीष सिसोदिया इस वक्त बातचीत कर रहे हैं, उनको सुनते हैं एक बार। ये पूरा फर्जी केस है। इनका मकसद मुझे गिरफ्तार करके जेल में डालना है ताकि मैं गुजरात न जा सकूं। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हार रही है और इसीलिए ये डरी हुई है, इसीलिए आज ये मुझको भी गुजरात जाने से रोकना चाहती है। गुजरात में मैं पिछले दिनों जब गया हूं, मैंने वहां के स्कूलों की हालत खराब देखी है, मैंने वहां अस्पतालों की हालत खराब देखी है, मैंने नौजवानों को नौकरी के लिए बिलखते हुए देखा है, मैंने वहां लोगों की बहुत बुरी हालत देखी है गुजरात में। और आज गुजरात में लोगों को उम्मीद है अरविंद केजरीवाल जी से। आज लोगों को हमने जाके कहा है गुजरात में कि गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाओ, आपके भी स्कूल दिल्ली के स्कूलों की तरह अच्छे होंगे, आपके भी अस्पताल दिल्ली के अस्पतालों की तरह अच्छे होंगे, आपके यहाँ भी बिजली के बिल जीरो आएंगे, आपके यहाँ भी ईमानदारी से नौकरियां लगेंगी और लगेंगी। तो ये आज हमने गुजरात में कहा है और गुजरात के लोगों को इस पर भरोसा है, इसीलिए बीजेपी बुरी तरह से हार रही है और ये मुझे जेल में डाल के रखना चाहते हैं। मेरे खिलाफ ना कुछ निकला ना कुछ निकलेगा और अब मुझे जेल में भी डाल देंगे तब भी। आज गुजरात का बच्चा चुनाव लड़ रहा है, आज गुजरात का आम आदमी चुनाव लड़ रहा है। इस बार गुजरात का चुनाव
गुजरात के लोग एक आंदोलन की तरह, शिक्षा के आंदोलन, स्वास्थ्य के आंदोलन, बिजली के आंदोलन की तरह लड़ रहे हैं। मुझे जेल में डालने से ये गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की हार को बचा नहीं पाएंगे। जैसे आप चुनाव में जाते हैं, आज भी उसी तरीके से लग रहा था कि आपको विदा कर रहे हैं परिवार वाले, क्योंकि और भगत सिंह कहा आपको, खुद मुख्यमंत्री ने भगत सिंह कहा। ये मेरे परिवार का प्यार है, मेरे परिवार का मेरे ऊपर आशीर्वाद है कि मैं ईमानदारी से काम करता हूँ, कट्टर ईमानदारी, कट्टर देशभक्ति से काम करता हूँ। और भगत सिंह जी के रास्ते पे चलते हुए हमने स्कूल बनाए हैं, अस्पताल बनाए हैं, ईमानदारी से काम किया है। ये गुजरात को नहीं बचा पाएंगे, गुजरात में भी अब यही काम है। आपको लगता है कि आप गिरफ्तारी भी कर सकते हैं लोग? इनकी पूरी तैयारी है। तो ये आप सुन रहे थे मनीष सिसोदिया को। तो आम आदमी पार्टी जो है वो साफ तौर पर इसे गुजरात चुनाव से जोड़ रही है। मनीष सिसोदिया ने कहा ये मुझे गुजरात में प्रचार करने से रोकने की साजिश है और जानबूझकर ये फर्जी केस है, इसमें मुझे पूरी तरह से फंसाया जा रहा है, मुझे गिरफ्तार करने की पूरी तैयारी। और तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं वहां पर साफ तौर पर कि मनीष सिसोदिया के साथ आम आदमी पार्टी का पूरा कुनबा जो है वो नजर आ रहा है। सौरभ भारद्वाज नजर आ रहे हैं, वहां पर दुर्गेश पाठक जो विधायक है वो नजर आ रहे हैं, आतिशी जो पुरानी बड़ी नेता है आम आदमी पार्टी की वो नजर आ रहे हैं, संजय सिंह जो सांसद हैं वो नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर पूरी आम आदमी पार्टी कोशिश ये कर रही है मनीष सिसोदिया के साथ खड़े होने की। और लगातार अरविंद केजरीवाल भी अलग अलग तरीकों से, चाहे वो गुजरात के मंच पर या सोशल मीडिया के जरिए, बार बार मनीष सिसोदिया को भगत सिंह बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इनकी गिरफ्तारी होगी और सिसोदिया ने भी यही शंका जाहिर की है यहाँ पर। तो देखते हैं आज क्या कुछ निकल कर आता है, क्योंकि शराब घोटाले का जो मामला है वो बड़ा मामला हुआ है। सीबीआई ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल की है, ईडी इस मामले में जांच कर रही है और आज 11 बजे मनीष सिसोदिया को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। तो ये तस्वीरें आम आदमी पार्टी की। तो दिल्ली के शराब घोटाले को लेकर सीबीआई आज दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से पूछताछ करने जा रही है और आज 11 बजे उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया है। कुछ देर पहले मनीष सिसोदिया मीडिया के सामने आए और उन्होंने साफ तौर पर सीधे निशाना साधते हुए कहा कि ये उन्हें फर्जी केस में फंसाया जा रहा है, ये केस पूरी तरह से गलत है और ये पूरी कोशिश जो है ये गुजरात में मुझे प्रचार करने से रोकने की है, क्योंकि गुजरात में आम आदमी पार्टी जो है वो अच्छा प्रदर्शन करने जा रही है। तो आम आदमी पार्टी इसे सीधे तौर पर गुजरात के चुनाव से लगातार जोड़ती हुई नजर आ रही। तमाम नेता जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं शराब नीति को लेकर, जब भी बातचीत की जाती है वो यही दलील देते हैं कि क्योंकि बीजेपी गुजरात में चुनाव हारने जा रही है, इसलिए इस तरह से आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, जो दिल्ली सरकार के नेता हैं, उन्हें फंसाया जा रहा है अलग अलग मामलों में और उनकी गिरफ्तारी करने की कोशिश की जा रही है। सुनवाते हैं आपको मनीष सिसोदिया ने क्या कुछ कहा। इन लोगों ने आज मुझे सीबीआई में बुलाया है। इनकी तैयारी अब मुझको गिरफ्तार करने की है। इन्होंने पहले सीबीआई रेड कराई मेरे इस घर में, इनको उसमें कुछ नहीं मिला, एक पैसे का कोई भ्रष्टाचार नहीं मिला इनको मेरे घर में। उसके बाद इन्होंने मेरे बैंक लॉकर की जांच कराई, बैंक लॉकर छाने सीबीआई ने, वहाँ पे इनको कुछ नहीं मिला। इनको लग रहा था वहाँ कोई प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिलेंगे, कैश मिलेगा, गोल्ड मिलेगा, वहाँ कुछ नहीं मिला। मेरे बैंक लॉकर में कुछ नहीं मिला। इन्होंने मेरे गांव में जाके पूछताछ की कि वहाँ हो सकता है ज़मीनें खरीदी हों, खूब पूछताछ की इन्होंने, वहाँ भी कुछ नहीं मिला। इनको भी पता है कि ये पूरा केस फर्जी है, ये पूरा केस मेरे खिलाफ जो चलाया जा रहा है ये पूरा फर्जी केस है। इनका मकसद मुझे गिरफ्तार करके जेल में डालना है ताकि मैं गुजरात न जा सकूं। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हार रही है और इसीलिए ये डरी हुई है, इसीलिए आज ये मुझको भी गुजरात जाने से रोकना चाहती है। तो मुकेश सिंह सेंगर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। मुकेश, मनीष सिसोदिया मीडिया के सामने आए और यहाँ पर वो साफ तौर पर इस पर बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, गुजरात चुनाव से इसे जोड़कर देख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि गुजरात चुनाव में मुझे प्रचार करने से रोकने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है, गुजरात में आम आदमी पार्टी जीतने वाली है। लेकिन अगर मुकेश इसके तकनीकी पहलू पर जाएं तो जो आरोप लगे एक बार वो आपसे मैं जानना चाहूंगी मनीष सिसोदिया के ऊपर, और ये भी कि किस तरह से आम आदमी पार्टी उस पर जवाब दे रही है, जो तकनीकी सवाल है उस पर। हाँ, देखिए जो आरोप लगे हैं वो काफी गंभीर आरोप है। बेसिकली आरोप यही है कि दिल्ली सरकार के आबकारी मंत्री रहते हुए मनीष सिसोदिया ने ऐसी आबकारी पॉलिसी बनवाई जिससे कि प्राइवेट लोगों को फायदा हुआ, इन्होंने अपने लोगों को फायदा पहुंचाया और इसके बदले मनीष सिसोदिया को भी पैसे मिले, इस तरह के एलिगेशन है। और इसी को लेकर जो दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी हैं उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की थी, उस रिपोर्ट को एलजी को सौंपा गया और फिर एलजी ने उसी रिपोर्ट के आधार पर इसकी सीबीआई जांच की सिफारिश की। सीबीआई ने केस दर्ज कर लिया है। केस दर्ज करने के बाद रेड हुई, डिप्टी सीएम के यहाँ भी रेड हुई
और इस मामले में अब तक 3 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें एक आम आदमी पार्टी के नेता विजय नायर हैं, जबकि 2 शराब कारोबारी हैं। तो अब जो 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं उनसे जो पूछताछ के बाद सबूत मिले हैं, इसके अलावा लगातार जो छापेमारी हुई है उसमें जो एविडेंस मिले हैं, उनके बेसिस पर अब जो एजेंसी है उसका दावा ये है कि उनके पास इस बात के पर्याप्त सबूत मिले हैं, जिससे साफ होता है कि मनीष सिसोदिया का इस पूरी आबकारी पॉलिसी में काफी बड़ा इन्वॉल्वमेंट है, बनवाने में, इसको लागू करवाने में और इसके जरिए प्राइवेट प्लेयरों को फायदा पहुंचाने में। तो उसी के बेसिस पर अब पूछताछ की जा रही है। हालांकि इसके काउंटर में हम जाएं तो जो आम आदमी पार्टी है वो ये कह रही है कि कहीं भी एक पैसे का इसमें घोटाला नहीं हुआ है। जो आबकारी पॉलिसी थी वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट थी, किसी को फायदा नहीं पहुंचाया गया है। ये बात शुरू से आम आदमी पार्टी कहती आई है। यहाँ तक कि जो डिप्टी सीएम है वो भी यही बात कह रहे हैं कि उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ है और केवल गुजरात चुनाव से रोकने के लिए उनको आज बुलाया गया है पूछताछ के लिए। तो ये सारी दलीलें अपनी अपनी तरफ से दी जा रही हैं, लेकिन जांच में क्या कुछ निकलेगा, कोर्ट में सीबीआई क्या कुछ एविडेंस रख पाएगी, ईडी क्या कोर्ट में चीजें रख पाएगी, हमें उस पहलू को देखना होगा कि कोर्ट में पूछताछ तो ठीक है, पूछताछ के बाद क्या कुछ निकलता है या जो जांच में क्या कुछ निकला है, ये सारी चीजें जब कोर्ट के सामने आती हैं तब पता चलता है कि आखिर एजेंसी ने अब तक की जांच में क्या किया और जो आरोप है वो कितने सीरियस हैं। तो अभी तो ये पूछताछ है, पूछताछ के बाद हो सकता है कि सीबीआई उनको छोड़ दे आज या गिरफ्तार भी कर सकती है, लेकिन जब ये मामला कोर्ट पहुंचेगा और जांच की सारी चीजें कोर्ट में रखी जाएंगी तब जरूर पूरा ट्रांसपेरेंट तरीके से चीजें साफ होगी कि आखिर सीबीआई को जांच में अब तक क्या मिला है और उसके जो आरोप थे क्या वो सही थे। जी मुकेश, एक बार सुनते हैं, आतिशी भी कुछ कह रही है इस वक्त। मुकेश, यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि हमने अभी ये देखा, आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया जो है अभी अपने घर से लगता है निकल चुके हैं, वो कहाँ जा रहे हैं? क्योंकि पूरा कुनबा नजर आ रहा है, सांसद संजय सिंह नजर आ रहे हैं, दुर्गेश पाठक जो विधायक हैं, सौरभ भारद्वाज, इसके अलावा आतिशी, सब उनके साथ नजर आए। अभी उनको जो पहुंचना है सीबीआई के दफ्तर, वो 11 बजे पहुंचना है, उससे पहले क्या कुछ चल रहा है वहां पर? देखिए, अभी जो जानकारी मिली है कि सुबह से आज आम आदमी पार्टी के तमाम जो नेता हैं, एमएलए हैं, वो डिप्टी सीएम के घर पहुंचे थे और अब उनके साथ जो डिप्टी सीएम हैं वो अपनी माताजी का आशीर्वाद लेने के बाद राजघाट जा रहे हैं। वहां वो महात्मा गांधी को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और उसके बाद वो सीबीआई हेडक्वार्टर पूछताछ के लिए आएंगे। अभी तक यही जानकारी मिली है और 11 बजे का वक्त उनको दिया गया था कि 11 बजे वो सीबीआई हेडक्वार्टर पहुंच जाएं। तो सीबीआई ने भी तैयारियां पूरी कर ली हैं, उनसे क्या सवाल पूछे जाएंगे, क्या कुछ होगा, इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और अभी जो सीबीआई के तमाम जो बड़े अधिकारी हैं, जो इस जांच टीम का हिस्सा हैं, डीआईजी लेवल के अधिकारी, वो उनसे पूछताछ करेंगे। लेकिन पूछताछ के पहले जो सीबीआई मुख्यालय है जहां पर, उसके आसपास की सड़क को बंद कर दिया गया है, क्योंकि इस बात का अंदेशा है कि आम आदमी पार्टी के काफी सारे सपोर्टर्स यहाँ पर आ सकते हैं और प्रोटेस्ट कर सकते हैं। तो उसको देखते हुए सीबीआई मुख्यालय के आसपास की जो सड़क है उसको फिलहाल दिल्ली पुलिस ने बंद कर दिया है और मुख्यालय के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। जो डिप्टी सीएम का घर है उसके बाहर सेक्शन 144 लगा दिया गया है। नई दिल्ली जिले में कुछ जगहों पर भी सेक्शन 144 लगा दिया गया है, ताकि अगर कोई प्रोटेस्ट करे तो उनको तुरंत डिटेन किया जाए और किसी तरह के प्रोटेस्ट की मनाही है। तो फिलहाल सीबीआई ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं और जो पहले प्राइवेट लोग जिनसे पूछताछ हुई है या जो लोग अरेस्ट हुए हैं, उनके स्टेटमेंट में जो चीजें आई हैं, उनके स्टेटमेंट को डिप्टी सीएम के सामने रखा जाएगा। और जो दस्तावेज बरामद हुए हैं, हमने देखा कि जब डिप्टी सीएम के घर पर रेड हुई थी तो सीबीआई ने उनका मोबाइल जब्त कर लिया था, उनका लैपटॉप जब्त किया था, उनके गांव में भी रेड हुई थी और उनके तमाम जो और ठिकाने हैं, उनका बैंक लॉकर जो है वो तलाशा गया था। तो अभी तक जो एविडेंस मिले हैं उनको जोड़कर सीबीआई अब उनसे काउंटर जो क्वेश्चनिंग है वो करेगी और इस पूरी पूछताछ में डिप्टी सीएम क्या जवाब देते हैं, क्या कुछ निकलता है, ये हमें देखना होगा। हालांकि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पूरी तैयारी करके आ रहे हैं कि अगर उनको अरेस्ट किया जाएगा तो उसके लिए भी वो तैयार हैं। तो वो पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर पूछताछ के लिए आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सीबीआई मुख्यालय के बाहर फिलहाल हलचल बढ़ चुकी है और 11 बजे का वक्त दिया गया है। 11 बजे डिप्टी सीएम यहाँ पर पहुंच जाएंगे। जी, तो जिस तरह से, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरह से हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर
ये बता रहे हैं कि क्या कुछ तैयारियां जो हैं वो चल रही हैं। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के कुछ जिलों में धारा 144 जो है वो लागू कर दी है। यहाँ पर तस्वीरें आप देख रहे हैं, मनीष सिसोदिया अपने घर से निकल चुके हैं। तमाम जो आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं, विधायक हैं, वो सब मनीष सिसोदिया के साथ यहाँ पर खड़े हुए नजर आ रहे हैं। वो अपनी मां के पास जाएंगे आशीर्वाद लेने, उसके बाद वो राजघाट जाएंगे महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने, और उसके बाद वो सीबीआई दफ्तर पहुंचेंगे। और यहाँ पर राजनीति अपनी जगह आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है, लेकिन यहाँ पर इसके तकनीकी पहलू भी हैं। जो सीबीआई ने आरोप लगाए हैं मनीष सिसोदिया पर, उनका उन्हें जवाब देना होगा। और जो दूसरी लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उनसे जो बातचीत हुई, उनसे जो पूछताछ हुई, उसके आधार पर आज जब सिसोदिया से सवाल पूछे जाएंगे तो क्या जवाब देते हैं, क्या उसके बाद होता है, उसका इंतजार रहेगा। तो पिछले 2 घंटों में हमने आपको तमाम खबरें यहाँ पर दिखाई हैं, लेकिन अब वक्त हो गया है टॉप 5 का। तो यहाँ पर रुक कर रहे हैं टॉप 5 का। हम आपको 5 खबरें दिखाएंगे, जिसमें सबसे एक खबर जो होगी वो आपको चुननी होगी। तो पहली खबर यहाँ पर कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव जो है आज वो होने जा रहा है। 24 साल के बाद गांधी परिवार से इतर कोई अध्यक्ष बनने जा रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर की आमने सामने की लड़ाई है। दूसरी खबर दिल्ली से, जहां पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से आज सीबीआई पूछताछ करने जा रही है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या गिरफ्तारी होगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी खुद कह रही है कि आज मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तीसरी खबर मुंबई से, अंधेरी ईस्ट के उपचुनाव हैं। शरद पवार, राज ठाकरे की एक इमोशनल अपील यहां पर सामने आई है कि जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, उनकी जो उम्मीदवार हैं ऋतुजा लटके, उनके सामने कोई उम्मीदवार ना उतारा जाए। चौथी खबर बिहार से, नटवर लाल गिरफ्तार हुआ है, जो चीफ जस्टिस बनकर डीजीपी को फोन करता था आईएएस आईपीएस को बचाने के लिए। और पांचवी खबर रुपये को लेकर निर्मला सीतारमण, जो हमारी वित्त मंत्री हैं, उनका अजीबोगरीब बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि रुपया गिरा नहीं है, बल्कि डॉलर मजबूत हुआ है, जो सोशल मीडिया पर अब काफी वायरल भी हो रहा है। आपको करना यह है, हमारे YouTube चैनल पर जाना है, इन 5 खबरों में से एक खबर को चुनना है, उस खबर को हम आपको विस्तार से दिखाएंगे।